हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं नवंबर 2018 का सी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो दिया गया था ओरिजिनल पेपर। अब ये 2 मार्क्स वाली सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम जो सी इंस्टीट्यूट के एक्चुअल पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमारे पास जो सामने है वो क्या है, नवंबर 2018 का पेपर। और उसका भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का भी सिर्फ क्या करेंगे, पार्ट नंबर ए। देखते हैं जी क्या कहते हैं। स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि वही बात, एक नंबर आपको मिलेगा ट्रू और फॉल्स बताने का और एक नंबर आपको मिलेगा रीजन बताने का। तो डिटेल में करते हैं चर्चा। पॉइंट नंबर 1, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ द मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। मैंने अपने अपने मोटर कार के इंजन में ओवरहोलिंग कराई जिससे बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आई। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझे। ऐसा हमने जब चैप्टर किया था, जब भी आपको डिटेल में समझाया था, मैंने कोई भी एक्सपेंडिचर किया, इस एक्सपेंडिचर की वजह से फ्यूचर में, कब जी, फ्यूचर में दो में से एक काम हो जाए। या तो फ्यूचर में कॉस्ट क्या हो जाए, कम, या फ्यूचर में एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज। फ्यूचर में एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज। दोनों में से एक काम हो जाए या दोनों काम हो जाए तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाएगा सर, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा कि एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। फिर से समझे मैंने क्या कहा, अगर मैंने कोई भी एक्सपेंडिचर किया आज जिसकी वजह से फ्यूचर में या तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस, या मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, या क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल के थ्रू समझे। मेरे पास एक वैन है जो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। ये वैन 1 लीटर में चलती है 15 किलोमीटर, और 1 लीटर पेट्रोल आता है फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए का, और मैं इस वैन का यूज बिजनेस में कर रहा हूं। फिर इस वैन के इंजन के अंदर मैंने कोई पार्ट डलवा दिया या इस इंजन की ओवरहोलिंग करा ली, मतलब उसने सारा इंजन खोल के दोबारा सब कुछ ओके करके दोबारा से ठीक कर दिया, जो छोटे मोटे नुक्स थे सब उसने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब हुआ क्या, इसकी ओवरहोलिंग कराने के बाद या इसके अंदर एक नया पार्ट डालने के बाद अब ये 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर चलती है, और 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है जी, 60 रुपीज का। अब यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने दो बातें लिखी हुई हैं। या तो फ्यूचर में एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज। जो मेरी वैन 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, अब वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलने लगी, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, यस। तो इस ओवरहोलिंग का जो खर्चा होगा, इंजन का ये जो पार्ट मैंने बदल दिया उसका जो खर्चा होगा, वो मेरा कौन सा खर्चा कहलाएगा, कैपिटल नेचर का। वो एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का कहलाएगा, कैपिटल नेचर का। इसी चीज को दूसरे तरीके से समझें। दूसरा तरीका बहुत आसान है। अगर पहले 50-60 रुपए 15 किलोमीटर चलती थी तो 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते थे, 4, 4 रुपीज पर किलोमीटर मेरी कॉस्ट आती थी। अब 60 रुपए में 20 किलोमीटर चलती है तो पर किलोमीटर की मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 3 रुपए पर किलोमीटर। क्या फ्यूचर में मेरी कॉस्ट डिक्रीज होगी, यस। तो इस वैन की ओवरऑलिंग कराने का, इस वैन के इंजन के अंदर कोई पार्ट लगाने का, ओवरऑलिंग कराने का जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कैपिटल नेचर का। तो ये बात मैंने आपको समझाई। फ्यूचर में या तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज। और नॉर्मली जब आप एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट तो डिक्रीज हो ही जाएगी, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन इसने क्या कहा, इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां कह के इसने गलत बोल दिया, और ये क्या होगी आपकी स्टेटमेंट, फॉल्स। अब आ जाए पॉइंट नंबर 2 पे। डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसिस, ये तो सही है। एंड डज नोट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, अरे ये बात तो ट्रू है, सच है। बच्चे बच्चे को पता है, जब आप प्लस 2 क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट करते थे तो सबसे पहले आपको बताया जाता था नॉन कैश एक्सपेंडिचर में सबसे पहला एग्जांपल आपको क्या दिया जाता था, डेप्रीशिएशन। जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या हम किसी को कैश में पेमेंट करते हैं, नहीं। क्या ये नॉन कैश एक्सपेंसिस है, यस। क्या इसकी वजह से कोई आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, सच, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 होगी आपकी ट्रू। अब आ जाए स्टेटमेंट नंबर 3 पे। फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप की जो फीस है वो हर एक व्यक्ति नहीं देता, हर एक मेंबर नहीं देता। इज ए रिवेन्यू रिसिप्ट एंड इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, नहीं ये रेकरिंग नेचर की नहीं है। नॉर्मली मेंबर क्या करते हैं, एनुअल फीस देते हैं, लेकिन एक मेंबर ने क्या करा, पूरी लाइफ की फीस दे दी, लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी। तो ये रेकरिंग नेचर का नहीं है। कौन सा है ये, नॉन रेकरिंग नेचर का। और नॉन रेकरिंग नेचर की जो भी चीजें होती हैं वो कौन से नेचर की मानी जाती हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। और ये कह रहा है कि ये तो कैपिटल नहीं, रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपकी क्या होगी जी, फॉल्स। बारी है स्टेटमेंट नंबर 4 की।
इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दिया गया है जी, ट्रायल बैलेंस में। और आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस की जो भी चीज़ होती है उसकी एंट्री कितनी जगह जाएगी, एक जगह, और वो भी सीधी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। अब स्टॉक है तो एसेट है, तो बैलेंस शीट की कौन साइड में जाएगा, एसेट साइड में। The closing inventory is then not entered in the trading account and it is shown only in the balance sheet. This statement is true. बिल्कुल सही बात है और यही लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। फिर करता है जी पॉइंट नंबर 5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये तो बिल्कुल ट्रू है, सबको मालूम है इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है, हालांकि इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है इन्वेंट्री में और स्टॉक में, लेकिन एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू कंजाइनी। अच्छा, कह रहे साहब डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया, डेल क्रेडिट कमीशन किसने किसको दिया, कंजाइनर ने पे किया, किसको पे किया, कंजाइनी को पे किया। लॉस ऑफ बेड डेट्स, अब अगर बेड डेट्स हो जाते हैं, इस बेड डेट्स की जिम्मेवारी किसकी है, कंजाइनी की, क्योंकि कंजाइनर ने तो कमीशन देकर अपनी जान छुड़वा ली। कंजाइनर ने क्या करा, कमीशन देकर अपनी जान छुड़वा ली। कंजाइनर कहता है भैया ये पकड़ डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, और बेड डेट्स की जिम्मेवारी किसकी होगी, कंजाइनी की। लेकिन क्वेश्चन में कहता है इज बोर्न बाय कंजाइनर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 पॉइंट। अब देखते हैं सी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको प्रैक्टिकली पेपर में लिखना है। पहला क्वेश्चन किसी का था जी, पहला क्वेश्चन था ओवरऑलिंग का। Overhauling expenses of the engine for the motor car is incurred to get better fuel efficiency. These expenses will reduce the running cost in the future and thus benefit in form of long term. अगर फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, सो ओवरऑलिंग एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज। पॉइंट नंबर 2 था डेप्रिसिएशन का, वो तो बड़ा आसान है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। उसके बाद इसने वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दी, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 3 था लाइफ मेंबरशिप फीस का। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबर इज ए कैपिटल रिसीप्ट एंड इट इज नॉट रेकरिंग इन नेचर, इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। नेक्स्ट था क्लोजिंग स्टॉक। If the closing stock appear in the trial balance only, then it is adjusted against purchase by passing the entry in which closing stock is debited and purchase account is credited. In this case, closing stock is not entered in trading account and shown only in the balance sheet. कह रहे साहब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो परचेज अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है, तो अब आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पर शो नहीं करेंगे, उसको सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। आप ऐसा भी लिख सकते थे शोन ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और आप इतना भी लिख देंगे शोन इन द बैलेंस शीट तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा लिख देंगे शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इट एस्टेब्लाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री। पहले से तो रेशियो वाला चैप्टर देखो खत्म हो चुका है, फिर भी हमें तो कराना पड़ेगा क्योंकि सीरीज चल रही है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। हालांकि अब ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है, और कह रहा है इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद क्या था जी, कंजाइनर वाला, डेल क्रेडिट कमीशन वाला। To increase the sale and to encourage the consignee to make credit sale, the consigner provide a additional commission. Consigner क्या करता है, एक additional commission दे देता है, generally known as Del Credit Commission. In case Del Credit Commission is provided to consignee, bad debts is no more the loss of consigner and it is borne by consignee. यानी कि bad debts का जो loss है वो किसके हिस्से आ जाएगा, कंजाइनी के हिस्से आ जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा होता कि कंजाइनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। मुझे उम्मीद है ये नवंबर 2018 का जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।